हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम IAS। उम्मीद करती हूँ यू गाइज आर डूइंग गुड, थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस। विद दिस लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन वेयर विल कवर दीज आर्टिकल्स। जल्दी से आपको एक क्विक ब्रीफ दे देती हूँ आज हमें क्या कवर करना है। सो विल टॉक अबाउट टेक्निकल टेक्सटाइल्स, क्या होता है, वाई इट इज़ इन न्यूज़, GS पेपर 3 से भी कनेक्ट कर सकते हो, प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव, अग्नि 4 मिसाइल प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू डिफेंस के पर्पज से, इंडियाज इथेनॉल रेवोल्यूशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल दैट वाज इन न्यूज़ एंड दिस editorial is from mains perspective. So here you can connect it with your GS paper 3. ठीक है. And India overtakes China as the most attractive emerging market for investing. This you can connect with your GS paper 2. तो these two articles, इथेनॉल के बारे में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. हाँ, देयर कैन बी प्रीलिम्स पॉइंटर्स ऑल्सो, बट आर्टिकल दोनों मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऊपर वाले 3 प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग टुडे. सेशन अच्छा लगता है तो जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, SSC, स्टेट सिविल सर्विसेज, उनको रेफर कर सकते हो. वील हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली. करंट अफेयर्स का सेशन है, इक्वली रेलिवेंट होता है हर किसी के लिए. ठीक है, अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना जल्दी से बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. कमेंट सेक्शन आपके पास है, जो फीडबैक्स आपको लगते हो डेफिनेटली शेयर करो वहाँ पर. चलिए शुरू करें विद द लेक्चर. एनुअल एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स विल क्रॉस $10 बिलियन बाय 2030. और ये बहुत अच्छी बात है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल्स ने अभी रिसेंटली बोला है. तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं. न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट आई होप आपको समझ आ ही गया है कि मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया का एनुअल एक्सपोर्ट जो है टेक्निकल टेक्सटाइल्स को लेके 2030 तक इट विल एक्सीड $10 बिलियन. ठीक है, तो इंडिया का मकसद यही है टू सेल मोर देन $10 बिलियन वर्थ ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स टू अदर कंट्रीज एवरी ईयर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक्निकल टेक्सटाइल्स. ये जो सारी कहानी लिखी हुई है मैं आपको पहले बेसिक तरीके से समझा देती हूँ, फिर आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा. टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो होते हैं ना, बेसिकली दे आर स्पेशल टाइप जो मेनली दैट आर डिजाइंड फॉर देयर प्रैक्टिकल यूजेस. ऐसा नहीं कि अच्छा दिखने में बहुत सुंदर है, नहीं. उनका रेदर देन कि हाउ दे लुक, द पर्पस बिहाइंड देम इज टू हैव देयर प्रैक्टिकल यूजेस ज़्यादा. जैसे आप उसको फायर के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हो, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द फायर. ये स्पेसिफिक जॉब्स हैं इनके, दैट द पर्पस. अनलाइक रेगुलर फैब्रिक्स दैट आर यूज इन क्लोथिंग, टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो होते हैं दे आर मेड फॉर देयर एबिलिटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फायर्स एंड obviously you're adding more strength to your product, being waterproof also. so वहाँ से नाम पड़ता है टेक्निकल टेक्सटाइल्स. अब यहाँ जैसे हम बोलते हैं ना कि आपके पास क्वालिटी मैटर करती है रेदर देन क्वांटिटी. वो डिज़ाइन और सुंदरता पे मत जाओ, ये देखो ड्यूरेबल है या नहीं है और फंक्शनल कितने हैं वो, ये सब देखा जा रहा है. तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर द टेक्सटाइल मटीरियल्स, those textile materials and product that are used primarily for their technical performance, for their functional properties, rather than कि अच्छा बहुत सुंदर दिख रहा है, अब वो बहुत सुंदर दिख रहा है इसके चक्कर में माल ले लिया चाइना का, लेकिन चला 2 दिन, तो वो नहीं है. ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो हैं रेदर देन देयर एस्थेटिक और डेकोरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी जगह पर आपका यहाँ पर उन्हें यूज़ करते हो फॉर देयर परफॉर्मेंस, देयर टेक्निकल परफॉर्मेंस, देयर फंक्शनल प्रॉपर्टीज. सो टेक्निकल टेक्सटाइल्स को इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग, इनविजिबल, फंक्शनल, परफॉर्मेंस टेक्सटाइल्स, हाई टेक टेक्सटाइल्स, इन सबके नाम से जाना जाता है. ठीक है, फायर रेसिस्टेंट यूनिफॉर्म्स जो होती हैं फॉर फायर फाइटर्स. सो दीज टेक्निकल टेक्सटाइल्स दे कैन बी यूज ऑन देयर ओन इन दीज एरियाज. अब यहाँ पर बेस्ड ऑन देयर यूज टेक्निकल टेक्सटाइल्स को 12 मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन. जैसे एग्रोटेक, जियोटेक, मेडिटेक, स्पोर्ट्स टेक, प्रोटेक, पैकटेक. बेसिकली जैसे एग्रीकल्चर में क्रॉप कवर्स को लेके, और जियोटेक के अंदर दे आर यूज्ड इन अर्थवर्क्स फॉर सॉइल स्टेबलाइजेशन. मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, जैसे होम टेक में मेट्रिसेस के लिए, और मेडिटेक के अंदर बैंडेजेस या सर्जिकल गाउन्स के लिए,
स्पोर्ट्स टेक में स्पोर्ट्स नेट्स के लिए, तो वेरियस इनके एप्लीकेशंस हैं और ये इसी पर्पस के चक्कर में आप इनको अलग 12 मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। सो टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर यूज इंडिविजुअली टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक फंक्शंस, जैसे मैंने आपको बताया फायर रिटार्डेंट फैब्रिक में, राइट। तो ये इनका पर्पस होता है। अब इंडिया का एक नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी है जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था। मकसद यही था कि इंडिया में अंदर टेक्निकल टेक्सटाइल्स को, उसकी प्रोडक्शन को बूस्ट करना, उसके यूज को बूस्ट करना। तो इस मिशन के 4 मेन पार्ट्स हैं। रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, जो ऑब्वियसली न्यू टेक्निकल टेक्सटाइल्स को उसको क्रिएट किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन। प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट, बिल्डिंग इंक्रीजिंग द अवेयरनेस एंड डिमांड फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स इन इंडिया। एक्सपोर्ट प्रमोशन, जिसकी अभी हम बात कर ही रहे हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। एंड एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, जहाँ पर लोगों को ट्रेन किया जाए, ऐसी स्किल्स दी जाए दैट आर नीडेड टू वर्क इन दी टेक्निकल टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री, राइट। तो इस मिशन का टारगेट क्या है? इस मिशन का टारगेट है टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट को ग्रो करना इंडिया के अंदर टू $40-50 बिलियन साइज बाय 2024, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 15 to 20%, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो आप में से बच्चे पॉलिटी के लिए सेशंस ढूंढ रहे हैं और इफ़ यू डोंट वांट टू पे दोज ह्यूज बिग अमाउंट्स, सो यहाँ पर आपके पास पॉलिटी के लिए प्रज्ञा मैम इज टेकिंग दीज सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म पर हैं। क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, बेसिक से चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, सो यू कैन टेक दीज कोर्सेज एज अ हेल्प इन योर प्रिपरेशन। तो डू रेफर टू देम। 50-60 हज़ार रुपये भर के कोर्स खरीदोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, यहाँ पर ऐसे डेली न्यूज़ एनालिसिस मैं आपको पढ़ाती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इन्हीं सेशंस के पैसे दे रहे हो। तो यहाँ कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है तो हमें उसकी वैल्यू समझनी चाहिए, और वो समझ इसीलिए नहीं आती है क्योंकि अगर कहीं पर 1 रुपया भी लग जाए ना तो हम और ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाते हैं कि अच्छा पैसा दिया है, पढ़ना है, डिसिप्लिन आ जाता है। लेकिन जो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है वो हमारे को माइंड में ऐसा लगता है कि क्या पता क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो, वो सेम क्वालिटी नहीं मिलेगी, 10,000 लगा के लगता है क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, ऐसा नहीं है। फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आई एम सेइंग, फॉर दीज सेशंस आई एम सेइंग, क्वालिटी इज इंटैक्ट। हर एक सेशन को बेस्ट ऑफ तरीके से पढ़ाया जाता है विद बेस्ट पॉसिबल कंटेंट। सो डू रेफर दीज सेशंस, डू शेयर दीज सेशंस विद योर फ्रेंड्स। चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि कुछ कंजर्वेशनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने अक्रॉस इंडिया ये डिमांड की है टू विड्रॉ दैट इलीगल रीलोकेशन ऑफ विलेजर्स फ्रॉम द टाइगर रिजर्व, जो कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने ऑर्डर किया था। सो बेसिकली बात सिंपल सी यही है कि ऑर्गेनाइजेशंस ये बिलीव कर रही हैं कि ये रीलोकेशन इलीगल है, इट इज गोइंग अगेंस्ट द लॉ और द राइट्स ऑफ विलेजर्स, और वो चाहते हैं कि ये डिसीजन जो है, जो अथॉरिटी ने लिया, ये वापस लिया जाए, राइट, बिकॉज इट कुड हार्म द कम्युनिटीज दैट आर इन्वॉल्व इन इट। नाउ एज फार एज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज कंसर्न, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2005 में एस्टेब्लिश हुई। इसके बारे में पढ़ते हैं। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, 2005 में क्रिएट हुई फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स, और इसको एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का स्टेटस मिला। सो देयर विल बी एन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर की मैं भी बात करूंगी आपके साथ। तो NTCA गिव्स लीगल पावर टू द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव। इसका मतलब इट गाइडलाइंस जो है मस्ट बी फॉलोड बाय द लॉ, सो providing statutory authority to Project Tiger so that the compliance of its directives becomes legal now. What else? Authority ये ensure करती है कि central government और state government, they both are responsible for managing the tiger reserves. The activities of NTCA, they are monitored by Parliament. Parliament oversight रहती है ताकि transparency और accountability बनी रहे. NTCA also considers the livelihoods of people who are living around the tiger reserves, कि उनके needs proper addressed हो, right? So addressing the livelihood interest of local people in those areas, ये भी NTCA का objective है। रही बात NTCA
की कॉम्पोजिशन की, तो एक द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज द चेयरपर्सन. Minister of State in the ministry is the vice chairperson. 3 member of parliament along with the secretary of Minister of Environment, along with the secretary of this ministry only and other officials, they all are the members of it. ठीक है. Powers and functions की बात करूँ तो what does NTCA do? One of their main role is to approve the tiger conservation plans that are made by state government. Please do remember that. ठीक है. Now, talking about some other functions of it, their main functions, their main responsibilities, protecting the environment, maintaining sustainable ecology, कोई भी harmful activities, deforestation, construction, ये इंश्योर करना कि ऐसी कोई harmful activities नहीं हो inside the tiger reserve, ये इसका काम है. टूरिज्म जो होता है टाइगर रिजर्व, टूरिज्म के रूल्स को देखना, वो भी इसका काम है. ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो होती है, so they work on the ways to reduce those conflicts. Providing information to the public about tiger conservation plans, number of tigers, condition of their habitats, major incidents that are affecting the tigers. So they regularly update the status of tigers in India. Research and monitoring, ये भी they keep track of their population, their health. They help the state government also. They support tiger reserve management in the state. They offer scientific, IT and legal support to improve the tiger conservation efforts. And last, training programs जो होते हैं, they organize to build the skills of officers and the staff that are involved in tiger conservation. रही बात प्रोजेक्ट टाइगर की, तो 1973 में ये प्रोजेक्ट लेकर आया गया. एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. It is administered by National Tiger Conservation Authority. मकसद क्या है? To protect these elements, to protect these tigers from poaching, right? To maintain their population. ये है प्रोजेक्ट टाइगर का पर्पस. तो यहाँ पर इसके एम के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. अब तो ऑब्वियसली ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट हो चुका है. इट इज़ इंक्लूडिंग मेनी टाइगर रिजर्व्स इन इट नाउ. पहले जहाँ पर 9 टाइगर रिजर्व इट इंक्लूडेड, अभी 54 टाइगर रिजर्व्स हैं. राइट, टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स ये प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश किया गया. इट इज मैनेज बाय एनटीसी और इसकी ग्रोथ जो है डेफिनेटली इट इज स्प्रेड नाउ टू 75,000 स्क्वायर किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, कि उनको एक्सटेंशन से प्रोटेक्ट करना, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है उनकी, प्रिजर्विंग दोज एरियाज ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दैट रिप्रेजेंट द डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम. बंगाल टाइगर की एक वायबल पॉपुलेशन बनी रहे, वो इंश्योर करना इन इट्स नेचुरल हैबिटेट्स. ये सारा प्रोजेक्ट टाइगर का एम था. इंडिया ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है टेस्ट फायर ऑफ अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल. तो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है. ये लॉन्च उड़ीसा से किया गया, सक्सेसफुल हुआ. इट वॉज कंडक्टेड under the aegis of Strategic Forces Command. This is a part of India's Nuclear Command Authority. मिसाइल की बात करती हूँ, इट कैन हिट एज फार एज 4,000 किलोमीटर. काफ़ी अच्छा इसका फीचर है ये. इसकी रेंज काफ़ी है, 4,000 किलोमीटर का टारगेट तक को ये हिट कर सकती है. 20 मीटर लंबी है. इट कैन कैरी अ पेलॉड वेइंग 1000 kg. सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट. It is launched from the ground and it is aimed at targets on the ground, surface to surface, right? It can be fired from a road mobile launcher. It can be moved around and launched from different locations, basically mobile launch. And यहाँ पर it is a mobile 2-stage solid fuel system. मतलब this missile uses solid fuel for propulsion. ठीक है, it has 2 stages, separate parts that work together. What else? अच्छा, DRDO इन्वॉल्व है डिज़ाइन में, डेवलपमेंट में. और रही बात स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड की, सो इट इज़ अ इंडिया के डिफेंस सिस्टम के अंदर दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर कमांड. इंडिया के जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है, तो वहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल डिसीजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड. 2003 में जनवरी में इट वॉज क्रिएटेड. बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. अगला आर्टिकल, इंडिया ना चाइना को सरपास कर चुका है
देयर इज एन इंडेक्स MSCI इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स, उसकी बात मतलब उसका रेफरेंस के थ्रू ये बात करी गई है. For the first time, India has become the largest country by weight in this index. Stock market makes up a bigger share of this index. तो ये index ना परफॉर्मेंस ट्रैक करता है ऑफ लार्ज मिड एंड स्मॉल कंपनीज अक्रॉस 24 emerging मार्केट कंट्रीज. अब ये इंडेक्स में जो बात कही है कि वी आर सरपासिंग चाइना एंड इंडिया बीट्स चाइना इन दिस मार्केट इंडेक्स, तो हमारी मार्केट की अगर मैं बात करूं पिछले 10 सालों में हमारे ग्रोथ की बात करूं तो ओवरऑल ओवर द लास्ट 10 years इंडिया पहले एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी था, अब इट हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. इन्वेस्टर्स बहुत इंडिया के अंदर आ रहे हैं. देयर आर वेरियस रीजंस फॉर दैट. एक पॉपुलर चॉइस है इंडिया इन द इमर्जिंग मार्केट. इंडिया का स्टॉक मार्केट पिछले 3 सालों के अंदर ग्रो किया है बाय 46%. बहुत बड़ी बात है, राइट? इंडिया इतने इन्वेस्टर्स क्यों अट्रैक्ट कर पाता है? देखो, अगर मैं ओवरऑल स्टॉक मार्केट की भी बात करूं तो US हैज शोन अ सिमिलर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन दिस डोमेन. बट कमिंग बैक टू इंडिया, पहली बात तो ये है कि इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स हेयर. चाइना में अगर देखो तो एज दीज मीडियम स्किल्ड वर्कर्स इन चाइना एंड देयर अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज रिटायर, इंडिया हैज दिस चांस टू फिल दिस गैप विद देयर ओन वर्कर्स. डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं ना, हमारा लेबर फोर्स स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में 2030 में तक यू कैन से इंडिया प्लान कर रहा है टू इन्वेस्ट $1.7 trillion. इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बिजनेसेस अट्रैक्ट होंगे, यू विल एक्सपैंड योर सप्लाई चेन, राइट? जिस तरीके से अभी चल रहा है सिस्टम, देयर आर ग्लोबल टेंशन, सो कंपनीज आर सीकिंग ऑल्टरनेटिव्स टू चाइना एंड इंडिया कैन फिल दैट. इंडियन गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, स्पेंड कर रही है. गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अगर आप देखो सो इट इज स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. अपने डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए सारे एफर्ट्स लगा रही है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दे रही है सरकार, राइट? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर आपने इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जीतना है ना, आए दिन अगर सरकारें बदलती हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो जो सरकार के प्लान्स होते हैं वो चलते हैं, बीच में रुक नहीं जाते हैं. तो यहाँ इन्वेस्टर सिक्योर फील करता है आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक स्टेबल गवर्नेंस है. There are global sentiments also. Some global investors are becoming less positive about China. So India is benefiting from this shift. India is becoming an alternative investment destination. लेकिन अब हर चीज़ इतनी सुंदर सुंदर जहाँ दिखे ना, तो वहाँ थोड़ा सा सोच लो कि इतना सुंदर कैसे हो सकता है. कुछ दिक्कतें, कोई चैलेंजेस तो हम फेस कर रहे होंगे. यस, माना कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेबर फोर्स है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, बट वी नीड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. अगर आप ये ग्रोथ को सस्टेन करना चाहते हो, एडुकेशन में, स्किल्स में आपको ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी वर्कर्स को, क्योंकि अब बेसिक जॉब से जब आप एडवांस्ड इंडस्ट्रीज में यू आर गेटिंग टू, सो दिस मूव नीड्स इम्प्रूवमेंट. मोर प्रोडक्टिविटी आएगी. आप देखो 40% से ज्यादा इंडियन वर्कफोर्स आज भी बेसिक इंडस्ट्रीज में है. एग्रीकल्चर, हमने भी कुछ दिन पहले एग्रीकल्चर को लेके बहुत बात करी है. अर्बनाइजेशन के बारे में हमने कल बात करी. इंडियाज अर्बनाइजेशन रेट इज लोअर एज कंपेयर टू चाइना. हमारा 36% है, चाइना का 64% अर्बनाइजेशन रेट है. आप किस तरीके से रूरल वर्कर्स को अर्बन एरियाज में ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है, हाउ यू मैनेज इट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट? इन्फ्लेशन, it can lead to higher interest rates, decrease in the asset prices, Russia-Ukraine war, geopolitical tensions. ये सारे पॉइंट्स हैं that you can write it down. क्लाइमेट चेंज भी एक पॉइंट है. ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इससे क्या होता है? इट थ्रेटन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, बायोडाइवर्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर. You're getting my point? Do write these points.
रही बात इंडिया ओवरटेकिंग चाइना, तो see, as India overtakes China in this index, it is likely to attract more foreign investment. Global funds might start buying these Indian stocks, right? So अब investors, they can no longer ignore India. They need to consider it in their investment strategies. India is a significant part of investment portfolio. Got it? चलिए आगे बढ़ते हैं with the last article of today's session. Ethanol push turns India into corn importer, shaking up the global market. हम ना exporter रहे हैं हमेशा. India used to be the top corn exporter एशिया के अंदर, और अभी you have become a net importer of corn for the first time in the decades. क्यों? क्योंकि इथेनॉल की आगे मैं आपके साथ बात करूंगी. हम क्या कर रहे हैं, हमने क्यों ये ऐसी सिचुएशन आई कि हैव बिकम अ नेट इंपोर्टर? बिकॉज आवर पॉलिसी टू प्रोड्यूस मोर इथेनॉल फ्रॉम कॉर्न, ये रिस्पॉन्सिबल है. दिस फोकस ऑन कॉर्न बेस्ड इथेनॉल हैज लेड टू the shortage of corn in India. यूक्रेन से, म्यांमार से इंडिया इज इंपोर्टिंग लगभग 1 मिलियन टन ऑफ कॉर्न 2024 में. लोकल जो पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स हैं, जो स्टार्च मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि प्राइसेस जो हैं कॉर्न के वो दे हैव सोर्ड. कॉर्न एक मेजर फीड है फॉर पोल्ट्री, एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फॉर स्टार्च, लेकिन उसके दाम बहुत बढ़ गए. तो देयर इज अ कॉल फ्रॉम इंडस्ट्रीज फॉर ड्यूटी फ्री कॉर्न इंपोर्ट्स. ये जो शिफ्ट हुआ है ना, जहां पर आप एक्सपोर्टर थे आप इंपोर्टर बन गए, इट इज अफेक्टिंग द ग्लोबल कॉर्न ट्रेड. So these corn exporting countries like US, South America, they are now seeing increased demand from the markets that used to buy from India now, क्योंकि अब हमको ही लेना पड़ रहा है. इथेनॉल की बात करते हैं. आप इसको ब्लेंड करते हो, इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है ना. Special cars that run on these different blends of ethanol, 20% ethanol, 80% gasoline, emissions कम करने के लिए, import कम करने के लिए, फिर क्रूड ऑयल का import कम होगा. लेकिन ये इथेनॉल जिस तरीके से बनता है, शुगर रिच प्लांट्स, राइट? सो यहां पर क्या होता है, खाने की फिर दिक्कत हो जाती है. इंडिया कौन एक्सपोर्टर था, अब आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है. डिबेट कहां आ रही है? डिबेट आ रही है फूड वर्सेस फ्यूल. यूजिंग कॉर्न एंड शुगर केन फॉर इथेनॉल, इट मीन्स लेस अवेलेबल फॉर फूड. शॉर्टेज होगी, कॉस्ट बढ़ेगा. शुगर केन को ग्रो करना फॉर इथेनॉल इट यूजेस अ लॉट ऑफ वाटर. इथेनॉल प्रोडक्शन की अगर मैं बात कर रही हूं, महाराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल, sugarcane takes up a lot of available water. Water shortages और ज़्यादा worse हो जाती है. Ethanol is seen as a cleaner fuel. But downsides you see growing corn and sugarcane, वहाँ पर भी तो बहुत fertilizer लग रहा है, बहुत pesticides हैं that will pollute the soil and water. Making ethanol requires a lot of energy. It will reduce the environmental benefits of using ethanol as compared to gasoline now. ये रिपल इफेक्ट है. देखो, शिफ्टिंग टू इथेनॉल कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है. पोल्ट्री क्राइसिस हो गए, हाई कॉर्न प्राइसेस के चलते पोल्ट्री स्ट्रगलिंग, स्टार्च इंडस्ट्रीज आर स्ट्रगलिंग, फूड प्राइसेस ज़्यादा हो गए, और वो सब चीज़ें हो रही हैं, जॉब लॉस हो सकती है. तो क्या करना चाहिए? पहले तो यू नीड टू डाइवर्सिफाई द फीड स्टॉक.
Diversify feedstock. You can't just rely on a single crop. Instead of relying on these food crops, explore other sources also for ethanol production. जैसे अपना second generation ethanol. Produce ethanol from agricultural waste like sugarcane leaves, like corn stalks. 3G. Use algae, which grows quickly. Use advanced technology. Smart farming करो. Sensor, drones, AI. Make your farming more efficient. Water smart policies लेकर आओ. Use drip irrigation for crops. Encourage water recycling in the ethanol plants. Best regions ढूंढो for growing these specific feedstocks. Grow sorghum in drought prone areas. ऐसे कर सकते हैं आप. स्मार्ट ब्लेंडिंग करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी. यू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी फॉर ऑटोमेटेड ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल विद गैसोलिन. क्रॉप इंश्योरेंस फॉर इथेनॉल फीड स्टॉक, ये भी किया जा सकता है. यूज वेस्ट फ्रॉम इथेनॉल प्रोडक्शन टू क्रिएट बायोगैस, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. ठीक है. सो दीज थिंग्स कैन बी डन. Now, there can be a number of other points. You can share it in the comment section. For this, it was all. I hope you learned. I hope you enjoyed. Do let me know in the comment section your feedback and do mark your attendance by liking this lecture. We'll meet you in another session tomorrow with other articles. Till then, take care. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning. All the best. Thank you.